देखो आगे कैसे करेंगे, हमें अब आगे क्या निकालना है, मान लो एवरेज मार्क्स निकालने हैं हमें क्लास के स्टूडेंट्स की, ठीक है। n स्टूडेंट है हमारे, एवरेज मार्क्स निकालने हैं हमें, तो कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका होगा, फ्लो चार्ट से समझते हैं, फिर उसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो जो n स्टूडेंट है ना, जिनकी हमें एवरेज निकालनी है, यानी कि कितने हमारे स्टूडेंट हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो हमें वो डलवाना है, ठीक है, कि टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं। फिर हम एवरेज निकालते कैसे हैं कि पहले सबका सम करते हैं और फिर हमारे टोटल जितने स्टूडेंट हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। तो हमने n को तो डलवा दिया, अब हम क्या करेंगे, सम को लेंगे और सम की वैल्यू में सबसे पहले हम 0 डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला स्टूडेंट लेंगे, फिर दूसरा स्टूडेंट लेंगे, उसके डलवा देंगे, फिर तीसरा स्टूडेंट लेंगे, उसके मार्क्स को डलवा देंगे, फिर फोर्थ स्टूडेंट लेके उसके मार्क्स को डलवा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या चलाएंगे अपना लूप 1 से लेकर n तक। फिर पहले फर्स्ट मार्क्स रीड होंगे, ठीक है, जो भी मार्क्स आए, सपोज 10 नंबर आए, तो हमने क्या किया, सम में कितना ऐड कर दिया, 10, तो अब सम के अंदर 10 आ गया। फिर हमने आई को 2 लिया, फिर सेकंड के नंबर डलवाए, फिर सेकंड के नंबर आगे मान लो 20, तो हमने सम के अंदर 20 को ऐड करवा लिया, टोटल हो गया 30। फिर इसी तरीके से करके हमने क्या किया, नेक्स्ट के मार्क्स डलवाए, फिर उसको भी मार्क्स को ऐड कर दिया, और ऐसे कर करके हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमारे सभी बच्चों के मार्क्स जो हैं एंटर नहीं हो जाते। जब n के n स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं एंटर हो जाएंगे, तब ये लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर जो भी जितनी भी वैल्यू हमारी सम के अंदर आई होगी, उस सभी पूरे सम को हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड करके जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। क्लियर है। तो यहाँ से फिर एवरेज आ जाएगी, फिर हम एवरेज को प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम उसको आउटपुट में ले आएंगे। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। इंक्लूड studio.h, इंटीजर में हमने अपने मार्क्स डाले, इसने लिखा 25, इट मीन्स दैट कि 25 इतने डिजिट्स वो उसमें ले सकते हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, n है। आई हमने लूप के लिए यूज़ करना है इसीलिए लिया। सम एक हमने वेरिएबल लिया ताकि हम सम कर सके सभी नंबर्स का। जो एवरेज होगी, क्योंकि डिवाइड करके निकालेंगे तो पॉइंट्स में भी आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, इसलिए हमने क्या ले लिया, एवरेज यहाँ पे फ्लोट में ले लिया ताकि कोई भी एरर ना आए, ताकि जितनी भी हमारी वैल्यू है वो एग्जैक्ट प्रिंट होके आए, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले कमांड डाली कि हम जैसे ही रन करवाएं, सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा है कि एंटर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। फिर हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे वो काउंटिंग इंटीजर में थी, तो इस इंटीजर है तो परसेंटेज डी आ जाएगा, ठीक है। फिर वो इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएंगे, कोमा करके फिर हमारा क्या आ जाएगा, एम प्रेजेंट और एन। एम प्रेजेंट वही मेमोरी के लिए यूज़ होगा, एन यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने मार्क्स करवाने, तो हमने कमांड आएगी रन टाइम पे कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। जैसे ही आएगी तो सबसे पहले तो सब में 0 डाल देंगे, फिर लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 1 से लेकर कब तक, जब तक n क्या है उससे छोटा और i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा स्कैनएफ। स्कैनएफ से सबसे पहले मार्क्स को एंटर करवाया, फिर जितने भी मार्क्स आए उसको सम के अंदर ऐड करवा लिए, फिर i को 2 रखा, 2 के लिए मार्क्स जितने थे वो एंटर करवाए और सम में ऐड करवा लिए, फिर i इज इक्वल टू 3 रखा, और इस तरीके से जब तक हम वैल्यू रखते जाएंगे जब तक हमारी वैल्यू n के इक्वल नहीं आ जाती। जैसे n के इक्वल आएगी, मार्क्स सारे ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे सम बाय में फ्लोट n करके, ठीक है। फ्लोट हमने क्यों लगाया, क्योंकि एवरेज हमारा फ्लोट का था, सम हमारा जो है वो फ्लोट में हमने इंटीजर में हमने लिखा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लोट में हमें आंसर चाहिए, लेकिन ये तो हमारे इंटीजर के वेरिएबल है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे डाटा की कास्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि रन टाइम के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डाटा जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो n के डाटा टाइप को हमें फ्लोट में करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कास्टिंग डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। कास्टिंग डाटा टाइप में हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज करना है उस वेरिएबल के सामने हम उसका रिक्वायर्ड डाटा टाइप हम लिख देते हैं। हमें फ्लोट में चाहिए तो हमने इसका फ्लोट में लिख दिया कि फ्लोट n। इससे जो भी आंसर होगा वो एवरेज का वो हमारा फ्लोट में प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका एवरेज होगा वो हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट से करवा लेंगे, ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ कोमा के बाद हम वही वेरिएबल लिखते हैं जिसके अंदर हमें अपना आंसर जो है वो करवाना है प्रिंट, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्रोग्राम, कि वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो देखो सब, अब हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। हमें n नंबर दिए हुए हैं और उन n नंबर्स में से हमें क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर को निकालना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा,
क्लियर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे कितने नंबर को कंपेयर करना चाहते हो। आपके पास 10 नंबर है कंपेयर करने के लिए, 15 हैं, 20 है, कितने नंबर कंपेयर करने के लिए हैं। सबसे पहले तो हम वो डाल देंगे कि हमारे पास, जस्ट 1 सेकेंड, देखो आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उतने नंबर को एंटर करवाया जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं। हम n नंबर को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमने n नंबर डलवा दिए। फिर हम क्या करेंगे, एक एक नंबर करके उठाएंगे। पहले फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, फिर सेकंड नंबर चेक करेंगे, फिर थर्ड नंबर चेक करेंगे, ठीक है। और जब हमें काउंटिंग में इस तरीके से नंबर उठाने होते हैं 1 बाय 1, तो हम किसका यूज़ करते हैं, लूप का। तो हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक की, ताकि हम एक एक नंबर को उठा सकें। फिर जो जो नंबर हमने उठाए, फर्स्ट जो नंबर लिया है हमने, उस नंबर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमने A1 बोल दिया। फिर ऐसे ही सेकंड नंबर उठाएंगे वापस से, फिर से उसकी वैल्यू को एंटर करवा लेंगे। फिर थर्ड नंबर करवाएंगे, फिर उसकी वैल्यू को रीड करवाएंगे। तो इस तरीके से कर करके हम n तक की वैल्यूज़ को अपना रीड करवा लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने मान लिया, लेट कर लिया हमने कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो A1 है, और उसको बिग के अंदर डलवा दिया। फिर A1 को तो हमने बिग के अंदर डलवा दिया। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो जो भी बिग की वैल्यू थी उसको I2 से लेकर n तक के लिए कंपेयर किया, कि बिग की वैल्यू को A2 के साथ कंपेयर किया, फिर A3 के साथ कंपेयर किया, A4 के साथ कंपेयर किया। तो जब आपने A2 के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे चेक किया, तो या तो वो बड़ा होगा या नहीं होगा, या तो होगा या फिर नहीं होगा। अगर है तो बिग में सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी, और अगर मान लो बिग नहीं है तो फिर वो आई की 3 के लिए वैल्यू चेक करेगा। फिर 3 के लिए चेक करेगा, अगर 3 के लिए वो बड़ी है तो बिग में A3 आ जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर वो A4 को चेक करेगा। फिर इस तरीके से कर करके उस वैल्यूज़ को चेक करवाता चला जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, n तक। जैसे ही n तक चेक कर लेगा, उसे पता चल जाएगा कौन सी बड़ी वैल्यू है, और फिर जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसी को बिग में क्या करवा लेंगे, एंटर करवा लेंगे। और फिर जो भी बिग के अंदर वैल्यू है, प्रिंट एफ का यूज़ करके हम उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम हमारा क्या होगा, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मेन, n और i, n क्या होंगे, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ जो हैं हमारे जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं। आई हम लूप के लिए यूज़ करेंगे। A20 हमने एरे लिया, बिग हमने एरे लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 AN इस तरीके से वैल्यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए हमने इसको एरे में लिया, क्योंकि हम A वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को डलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एंटर द टोटल नंबर, कि टोटल कितने नंबर हैं, उसको स्कैनफ का यूज़ करके एन डलवा दिए कि टोटल n नंबर है। फिर उन n नंबर्स को प्रिंट करवाया। फिर हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज़ किया, I1 से लेकर कहाँ तक जाए, जब तक n है, n के इक्वल या फिर n से छोटे, n से बड़े वाले नंबर्स को हमें नहीं लेना है। यानी कि 10 हैं तो 10 से ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे। 10 अगर टोटल हमें कंपेयर करने हैं तो 10 ही नंबर कंपेयर करेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं। तो I में 1 से लेकर के n तक के डलवा दिए। फिर जो जो वैल्यू, सपोज i इज़ इक्वल टू 1 है तो a ऑफ 1 की वैल्यू, फिर i इज़ इक्वल टू 2 है तो a ऑफ 2 की वैल्यू, i इज़ इक्वल टू 3 है तो a ऑफ 3 की वैल्यू। इस तरीके से करके स्कैनफ के थ्रू उनको एंटर करवा दिया। बिग में हमने A1 डाल दिया। फिर जो भी बिग की वैल्यू है उसको 2 से लेकर n तक के लिए कंपेयर किया, ठीक है। कि अगर आपका मान लो i की जगह 2 आ गया, फिर हमने चेक किया कि A2 क्या बिग से बड़ा है, अगर है तो बिग में क्या आ जाएगा, बिग में अब आ जाएगा a ऑफ 2। अगर नहीं है तो बिग में हमारा a ऑफ 1 ही रहेगा, और फिर वापस से उसको किसके लिए करेगा, i इज़ इक्वल टू 3 के लिए वो करेगा। फिर यहाँ पे वो 3 के लिए कंपेयर करेगा, अगर 3 बड़ा है तो बिग में A3 आ जाएगा, अदरवाइज़ बिग में A1 रहेगा। फिर वो 3 के बाद 4 को चेक करेगा। इस तरीके से वो चेक करता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो भी बिग के अंदर वैल्यू बची होगी उसी को प्रिंट करवा लेंगे। क्लियर है। तो ये एक प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ठीक है। कि आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर के अंदर चेंज करना है, ठीक है। देखो आगे, तो सबसे पहले डेसिमल नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो फिर डेसिमल नंबर को हम किस में चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर में। कहते हैं ना कैसे, जैसे कि सपोज 26 है, 26 एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कहाँ से होते हैं, डिजिट 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है, और 2 और 6 0 से 9 तक की डिजिट है। डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 1 यूज़ होते हैं और इसका बेस 2 होता है। तो आपको 26 जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी के अंदर चेंज करना है। तो करते कैसे हैं हम उसको, हम ना एक तरीके से एलसीएम ही लेते हैं इनका,
कि जैसे 26 है, 2 से डिवाइड कर दो, 1 और 3, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको राइट में लिखते जाओ। फिर से 2 से डिवाइड किया, कितने पे गया 6 पे, फिर कितना रिमाइंडर बचा 1। फिर से 2 पे गया तो किस पे गया 3 पे, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 पे किया तो किस पे गया 1 पे, फिर रिमाइंडर बचा 1। फिर से हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ से लेके इस तरीके से ऊपर की तरफ हम लिख देंगे 1 1 0 1 0। ये हमारा क्या आ जाता है बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से हम इसका बाइनरी नंबर लिखते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है जैसे कि 2 6 है, 2 का कोड लिख दिया 0 0 1 0। 6 है तो 6 का कोड लिख दिया, 6 का कोड क्या होता है 0 1 1 0। ठीक है, तो ये भी 2 6 की क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने अपना, ठीक है, और जो भी हमारा डेसिमल नंबर है DNO, मतलब D से डेसिमल, NO से नंबर, जो भी डेसिमल नंबर है उसको हमने रीड करवाया, एंटर करवाया। I = 1। फिर हम उसको क्या करते गए, देखो परसेंटेज का जो ये साइन है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रिमाइंडर का साइन होता है, इसे परसेंटेज नहीं, ये मॉडुलो का साइन होता है रिमाइंडर। कि जो भी आपका नंबर है उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को R ऑफ I के अंदर स्टोर करवा लोगे। अगर 1 है तो 1 आ जाएगा, या फिर 0 होगा तो 0 रिमाइंडर करके आप R ऑफ I के अंदर उसको स्टोर करवा लोगे। ठीक है, और इस तरीके से आप अपने पूरे नंबर को डिवाइड करवाते चले जाओगे। वो नंबर क्या है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो वो बार बार हम डिवाइड करवाएंगे, उसकी हम वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर 0 से छोटा है तो 0 से छोटे का डिनोमिनेट जो भी है आपका नंबर, वो आपका बाइनरी नंबर के अंदर चेंज नहीं होगा। तो अगर वो 0 से बड़ा है तो हो जाएगा, और करने के बाद आपका जो भी आंसर होगा हम उसको क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। जो भी रिमाइंडर्स हमारे आएंगे उस रिमाइंडर्स को हम डाउन टू टॉप, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करवा लेंगे, उसको एंटर करवा लेंगे, यानी कि प्रिंट करवा लेंगे। तो इसका प्रोग्राम क्या है, इंक्लूड studio.h। ठीक है, R हमने किसके लिए यूज़ किया, रिमाइंडर के लिए, D नंबर यानी कि डेसिमल नंबर, I और J, ठीक है, 1 से लेकर J तक के। फिर सबसे पहले हमने डेसिमल नंबर को एंटर करवाया, ठीक है, यहाँ पे। फिर जो भी हमारा रिमाइंडर था, यानी कि जो भी डेसिमल नंबर था उसको 2 से डिवाइड किया, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को R ऑफ I के अंदर चेंज कर दिया। क्लियर, फिर दोबारा जो हमारा बच के आया उसको हमने फिर से 2 से साथ डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से हम करते चले जाएंगे कब तक, जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, 0 से बड़ा रहेगा तब तक करेंगे, 0 से छोटा आ जाता है तो हम उसको फर्दर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर, तो फिर यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकाल के जो रिमाइंडर्स आते हैं उन रिमाइंडर्स को प्रिंट करवा लेंगे लूप के थ्रू, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है। पहले नंबर जैसे कि हमने अभी किया था ना 26 का, तो हमने कैसे किया था 13, 2 से डिवाइड किया 13 आ गया, रिमाइंडर 0 बचा था। फिर हमने 2 से किया था तो कितना आया था 6, 2 6 12, फिर 1 बच गया रिमाइंडर। फिर 2 से किया हमने 3 पे गया 0 बच गया, फिर 2 से किया 1 पे गया तो फिर 1 बच गया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया फिर, ठीक है, ये 1 बच गया। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करके ऊपर गए, तो यहाँ हमें पहले नीचे वाला लेना है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो इस तरीके से प्रिंट करवाने के लिए हमें लूप चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने प्रिंट करवाने के लिए लूप का सहारा लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लूप को यूज़ किया ताकि हम हमारी जो रिमाइंडर्स की वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा सकें यहाँ पे। फिर जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करवा देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 1 डायमेंशन के एरे, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट को यूज़ करके अपना आंसर निकाला है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टी डायमेंशन एरे का, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा था कि एक सबस्क्रिप्ट हमने रो के लिए लिया और एक सबस्क्रिप्ट हमने कॉलम के लिए लिया, तभी हम इसका कोई एलिमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखो अगर मुझे मान लो इसका सेकंड एलिमेंट चाहिए तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी रो के कौन सी कॉलम का सेकंड एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो का, थर्ड रो का, किस रो का। ठीक है, तो रो और कॉलम डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सिंटेक्स भी वही रहता है कि सबसे पहले डाटा टाइप आएगा, फिर एरे का नाम आएगा, फिर ब्रैकेट में इंडेक्स आएगा, जो इंडेक्स हमें बताएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितनी वैल्यूज़ हमें लेनी है। और वहाँ पे तो इंडेक्स 1 डायमेंशन में एक ही इंडेक्स आता है, यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडेक्स हमारे हो सकते हैं। जैसे कि
मैट्रिक्स के लिए देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मैट्रिक्स के लिए हम दो तरह के इंडेक्स का यूज़ करते हैं, एक इंडेक्स रो के लिए, एक इंडेक्स कॉलम के लिए, कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, क्योंकि तभी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर बन पाता है, अदरवाइज नहीं बन पाता। ठीक है। एज विद अ सिंगल डायमेंशन एरे, ईच डायमेंशन ऑफ द एरे हमारा कहाँ से स्टार्ट होता था। सपोज अगर n तक के एलिमेंट हमें लेने हैं 1 से n, तो हम 0 से लेकर के n-1 तक इंडेक्स को रखते थे। ठीक है। अगर 6 एलिमेंट लेने हैं तो 0 से लेकर 5 तक। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको मैक्सिमम से एक कम करके उसके साइज़ को दिखाएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो फर्स्ट रो को मैं रो 0 बोलूँगी, सेकंड को मैं रो 1 बोलूँगी, थर्ड को मैं रो 2 बोलूँगी। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 रो 0 कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, मैक्सिमम -1 तक। तो मान लो मुझे 5 एलिमेंट उठाना है, तो वो कहाँ पे है, R1 से लेकर कॉलम 1, यानी कि इंडेक्स में 1 आ जाएगा। वैल्यू कौन सी होगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर हमने 10 रो 10 कॉलम लिए हैं। रो कितनी है 10 और कॉलम भी कितने हैं 10। और जो टेबल के अंदर हम वैल्यू डालेंगे, वो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर आप फ्लोट यूज़ कर रहे हो तो फ्लोट भी कर सकते हो, टेबल के अंदर करेक्टर भी डाल सकते हो, टेबल के अंदर न्यूमेरिकल भी डाल सकते हो, किसी भी तरह की वैल्यू को इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल लिया जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के एरो को ले रही है। 10 रो हैं, 10 कॉलम्स हैं, 10 क्रॉस 10 उसका जो है ऑर्डर है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो आपको टेबल में 5th रो का सेकंड एलिमेंट चाहिए। ठीक है। तो आपकी को क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा कि पहले फर्स्ट रो चेक करें, सेकंड रो चेक करें, थर्ड रो चेक करें, फोर्थ रो चेक करें। तो 1 2 3 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, आई किसके लिए यूज़ किया, इंडेक्स 1 के लिए, जे किसके लिए यूज़ किया, इंडेक्स 2 के लिए। सपोज रो और कॉलम है, तो आई हमने रो को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर लिया और जे हमने कॉलम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर लिया। तो प्लॉट लिया, ए 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो रो के लिए आई 0। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, 3 रो हैं 4 कॉलम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बेटा कि आपका i = 0 होगा। ठीक है। आई ज़ीरो यानी कि फर्स्ट कॉलम। फिर ये आई 0 के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जे लूप पे जाएगा। ठीक है। जे लूप में ये क्या करेगा, नेक्स्ट में देखेगा कि जे लूप में जे की वैल्यू क्या है 0, तो जे की वैल्यू 0। ठीक है। तो आई की वैल्यू 0, जैसे कि सपोज पहले यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे रखी हुई है। फर्स्ट वैल्यू उठाई, आई = 0 के अंदर डाली। अब आई = 0 में तो 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट में से कहाँ जाएगी, जे = 0 पे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे। फिर इसने क्या किया, आई तो 0 ऑलरेडी ले चुका है ना, तो जे की वैल्यू पहले 0 ले ली, फिर जे की वैल्यू को कहाँ लेगा 1, यानी कि सेकंड एलिमेंट कहाँ जाएगा, जहाँ पे आई तो क्या है 0 है और जे की वैल्यू 1 है ये। ठीक है। फिर ऐसे ही 3 एलिमेंट को कहाँ पुट करेगा, जहाँ आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, ये मैंने आई थिंक गलत कर दिया, 2 को ये यहाँ पे लेगा क्योंकि कॉलम सेकेंड। ठीक है। फिर कॉलम थर्ड पे आएगा और फिर कॉलम फोर्थ पे आएगा, इस तरह से। फिर वापस क्योंकि जे की 4 वैल्यू लेनी थी, जे की चारों वैल्यू ख़त्म हो गई हैं, फिर उसके बाद वापस ये आई के पास जाएगा। आई क्या कर देगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, आई 1, इसका मतलब सेकेंड रो। ठीक है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 5, वो 5 आपका कहाँ पे आएगा, आई = 1। जैसे ही आई = 1 हुआ, कंट्रोल हमारा फिर से जे लूप पे आ गया, जे की वैल्यू 0। तो जो 5 है, ये जो 5 है एलिमेंट, ये 5 कहाँ जाएगा, उस जगह पे जहाँ आई की वैल्यू तो 1 है पर जे की वैल्यू 0, दैट इज़ 5, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट आपका 6th एलिमेंट है। 6th एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1 है। फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है, पहले वो आई की 1 उठाएगा। ठीक है। आई की वैल्यू को उठाएगा, फिर आई की वैल्यू के लिए जे की सारी वैल्यूज़ को चलाएगा, जे की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। जे की वैल्यू ख़त्म हो गई तो फिर वो वापस आई के पास जाएगा, आई की सेकंड वैल्यू लेगा और फिर इसके बाद फिर से जे की वैल्यू उठा लेगा 0 1 से लेकर 4, फिर आई की वैल्यू को उठाएगा 3 और उसके लिए भी जे को चलाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू चलेगी, फिर उसके बाद
जे की वैल्यू चलेगी और फिर इस तरीके से जो भी वैल्यू आएंगी वो प्रिंट होके हमारी आ जाएंगी। क्लियर है? तो इसलिए कह रहे हैं वाइल रीडिंग द डाटा टाइप ऑफ एन एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट के जो हमने डाटा को अगर आप रीड करते हो तो उसको किस मैनर में करोगे, एलिमेंट जो होंगे वो रो वाइज लिखे जाएंगे। अभी देखा ना, रो वाइज लिखे गए, फिर i = 2 आया, फिर i = 3 आया, तो इसके लिए वो रो वाइज हमारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा चलेगा। ठीक है, तो प्रिंट करवाने हो या फिर उसको हमें रीड करवाना हो, एंटर करवाना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। लूप के यूज़ से ही हम वैल्यूज़ को एंटर करवाते हैं और लूप के यूज़ से ही हम उसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, देखो आगे फिर इनिशियलाइज़ करवाना है। जैसे हमने 1 डायमेंशन के एरे को इनिशियलाइज़ करवाया था, वैसे ही हम इसके एरे को इनिशियलाइज़ करवा देंगे। सेम वही सिंटेक्स रहेगा कि सबसे पहले हमारा डाटा टाइप आ जाएगा कि स्टैटिक वर्ड का यूज़ करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड हमें बताता है कि इस लाइन के आगे हमारे पास एक एरे है, उस एरे की जो वैल्यूज़ है हम उसको इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स एरे नेम है जिसकी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो आर पे 2 रो है ना, तो आई की वैल्यू 0 और 1 आएगी। ठीक है, और जे क्योंकि कॉलम 3 है तो जे की वैल्यू 0, 1 और 2 आ जाएगी। मैट्रिक्स i = 0, 0 के लिए जे की वैल्यू 0, तो 0 0 0 1 0 2 0 सॉरी फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 0 1 1 और 1 2। ठीक है, तो वैल्यूज़ डाल दो। अब देखो वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं इन्होंने, ये दे रखे हैं ना 1 1 1 2 2 2, तो ये फर्स्ट एलिमेंट कहाँ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट जाएगा जहाँ i 0 है और जे भी क्या है 0, यानी कि यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ जाएगा, जहाँ i 0 है पर j की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज़ नेक्स्ट एलिमेंट। फिर j की वैल्यू कितनी है 2, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट। फिर j की सारी कंप्लीट होगी, फिर हम i की वैल्यू को चेंज करेंगे, i की वैल्यू 1 लेंगे, i की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू 0, तो नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट में जाएगा। फिर j की वैल्यू 1 तो नेक्स्ट में, फिर j की वैल्यू 2 फिर नेक्स्ट में। तो इस तरीके से जब हम अपना जो डाटा है, जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम रो वाइज लिखेंगे। क्लियर है? कैसे लिखेंगे, रो वाइज, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, देखो यहाँ पे ऐसे थर्ड रो। तो इस तरीके से हमारी जो मैट्रिक्स की वैल्यू होंगी वो प्रिंट होके आ जाएंगे। क्लियर है? रो वाइज। अगर सपोज़ आपने यहाँ पे 2 रो बोल दिया, 3 कॉलम बोल दिया, लेकिन यहाँ तो वैल्यू 2 ही है, हालांकि कॉलम तो 3 थे लेकिन वैल्यू कितनी है 2, तो एक वैल्यू मिसिंग है। तो जो वैल्यू मिसिंग है उसको वो क्या ले लेगा 0, यानी कि 1 1 0 2 0 0। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे 0 0 0 डाल रखा है, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, स्टैटिक्स इंटीजर मैट्रिक्स, 3 रो 4 कॉलम, ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन सबको हम क्या करेंगे उसमें डाल देंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन द कंपाइलेशन एरर सिंस द वैल्यू ऑफ, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो ब्रैकेट्स वाले से ज़्यादा हैं। जैसे 3 और 4 टोटल 12 आनी चाहिए थी, लेकिन ये 15 वैल्यूज़ हैं तो ये ज़्यादा हैं एरे के साइज़ से, तो ये वैल्यू एंटर नहीं होंगी, यहाँ पे एरर दिखा देगा वो। ठीक है, तो ये थे हमारे छोटे छोटी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारे एक प्रोग्राम कि अगर आप चाहते हो एक मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना। ट्रेस कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3, सपोज़ आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप निकालना चाहते हो इसका ट्रेस, तो आप क्या करोगे, जो इसकी डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इनको ऐड कर दो, 9 और 1 10 और 5 15। ठीक है, तो ये चीज़, तो मैं क्या चाहती हूँ, जितने मेरे डायगोनल के एलिमेंट हैं वो ऐड होके आ जाए, वो क्या होगा ट्रेस। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने डलवाया कि एटलीस्ट जो हमारी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की है, 4 क्रॉस 4 की है, 5 क्रॉस 5 की है, या फिर n क्रॉस n की है। फिर वही है, फर्स्ट एक लूप हम रो के लिए लगाएंगे, एक लूप हम कॉलम के लिए लगाएंगे। लूप कैसे चलते हैं मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, उसी तरीके से लूप चलेंगे सेम। आई लूप हमने किसके लिए लिया, आई वेरिएबल रो के लिए और ये कॉलम के लिए। ठीक है, फिर ट्रेस में है तो सबसे पहले सारे एलिमेंट को रीड करवाना पड़ेगा, एंटर करवाना पड़ेगा कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सबकी वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, फिर ट्रेस मुझे करना है तो मुझका मतलब क्या, मुझे एलिमेंट्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए किसी न किसी सम वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने सम वेरिएबल के अंदर 0 डाल दिया। फिर से हमने आई की वैल्यू को 1 रखा और यहाँ पे 1 1। ठीक है, पहले 0 है सब में, फिर आई की जगह 1 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट जो भी आंसर होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। फिर जो भी प्रिंट होके आया है उसके अंदर 8 2 2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू। ठीक है,
फिर उसके बाद ऐसे ही A33 ऐड हो जाएगा, A44 ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से सम के अंदर सारे जितने भी हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं सबके सब ऐड हो जाएंगे और हम सम को क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेस निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया प्रोग्राम में, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन, ए 10 रो 10 कॉलम है, आई और जे हमने लूप के लिए किया, एन टोटल एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सम के अंदर 0 डाल दिया। सबसे पहले तो ऑर्डर को एंटर करवाया, कितना ऑर्डर है, एन क्रॉस एन का ऑर्डर है तो इसको एंटर करवाया। फिर हमने मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट थे उसको एंटर करवाया, ठीक है, आई लूप और जे लूप का यूज़ करके देखो यहाँ पे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एंटर करवा दिया। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने फिर से लूप का यूज़ किया, क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का एलिमेंट, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फिर थर्ड रो के थर्ड रो कॉलम का एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड है, इस तरीके से करके हमें एलिमेंट को उठाना है। और जब भी ऐसे एलिमेंट को उठाते हैं तो लूप का यूज़ करते हैं। तो ये लूप हमने डायगोनल के एलिमेंट्स को पिकअप करने के लिए किया, यानी कि सेम रखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरीके से जो जो वैल्यू आते जाएंगे सम के अंदर ऐड करते जाएंगे, फिर जो भी सम की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा लेंगे तो हमारा ट्रेस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो एडिशन के लिए है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। देखो ऐड करना है तो सबसे पहले आपके पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए और बी। ये एन क्रॉस एन की है तो ये भी एन क्रॉस एन की होनी चाहिए। पहले तो मैट्रिक्स एंटर करवा दी, ऑर्डर बताएंगे कितना है, फिर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उसको लिखेंगे क्या क्या है। लिखने के बाद हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के में ऐड कर देंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में ऐड कर देंगे, थर्ड एलिमेंट को थर्ड में ऐड कर देंगे। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड करने के लिए भी लूप चाहिएगा। ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, पहले तो ए को एंटर करवाओ, फिर बी को एंटर करवाओ, फिर ए और बी के लिए एक एक एलिमेंट को पिक करने के लिए फिर से लूप लगा के उनका सम करवा दो। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बताया एम और एन हमारे क्या हैं, ऑर्डर है। ठीक है, मैट्रिक्स के एम क्रॉस एन की जो है मैट्रिक्स है, इसकी है एम क्रॉस एन की। फॉर लूप लगा दिया एम रो के लिए और एन कॉलम के लिए। फिर रीड का ऑपरेशन लगाया कि जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको रीड करवा दिया। ठीक है। फिर ये किसके लिए हो गया हमारा, ए मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही हमने बी मैट्रिक्स के लिए किया, सेकंड मैट्रिक्स के लिए, ये सेकंड मैट्रिक्स की रो के लिए, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के लिए, और फिर उसको एलिमेंट्स को एंटर करवा दिया। फिर अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करना है, तो इसके लिए भी लूप लगाया, उन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद थर्ड मैट्रिक्स में ऐड लिखेंगे ना, ए और बी को ऐड कर दिया इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स में लिखना है। अब सी मैट्रिक्स का रो और कॉलम भी होना चाहिए, तो सी मैट्रिक्स के रो सी मैट्रिक्स का कॉलम और जो ऐड होके आ गया उसको प्रिंट करवा लिया और फिर ख़त्म। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसका प्रोग्राम लिख दिया। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन। ठीक है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सम वाली मैट्रिक्स जिसके अंदर दोनों का एडिशन होके आएगा। आई और जे हमने रो और कॉलम के लिए ले लिए, एम और एन हमने ऑर्डर बताने के लिए ले लिया। फिर हमने लिखा कि जो हमारा ऑर्डर है पहले तो वो बता दो भी, एम और एन हमारा ऑर्डर है। फिर उसके बाद जो जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए भी 2 बार लूप लगाया और उसके एलिमेंट को एंटर करवा दिया। सेम स्टेप्स सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी लगाएंगे क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स को भी एंटर करवाना है। तो फॉर लूप लगाए और स्कैनफ करके सेकंड मैट्रिक्स को भी एंटर करवा लिया। फिर से हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो फिर फॉर लूप लगाएंगे ताकि इनके एलिमेंट्स को उठाएं और ऐड कर सकें। ऐड करने के लिए हमने सम के अंदर इनको ऐड कर लिया। ठीक है। सम के अंदर ऐड हो चुका है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ चुकी है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो को कॉलम को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए भी लूप का यूज़ किया और फिर उसके जो भी आंसर थे उसको प्रिंट करवा दिया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से सम ऑफ 2 मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो ट्रांसपोज के लिए है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो कैसे करोगे, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दोगे, कॉलम को रो में चेंज कर दोगे। क्लियर, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स बतानी पड़ेगी ना जिसका आप निकालना चाहते हो। मान लो मैं ए का अगर ट्रांसपोज निकालना चाहती हूँ तो ए का पहले ऑर्डर बताया, फिर फॉर लूप का यूज़ करके हमने उसकी रो को और कॉलम को एंटर करवाया। एंटर करवाने के लिए रीड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको एंटर करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, आई को जे में बदलना है, जे को आई में, राइट। रो था कॉलम में, कॉलम को रो में। तो जो फॉर लूप लगाया, ठीक है, यहाँ पे जो जे है यानी कि जो आई है उसको जे में बदल दिया और यहाँ जो जे था उसको आई में बदल दिया। ठीक है, बदल दिया यहाँ पे।
फिर बदलने के बाद कौन सी मैट्रिक्स आई, बी। अब हम बी को प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाने के लिए लूप चाहिएगा, बी की रो को प्रिंट करवाने के लिए भी रो का लूप चाहिएगा और कॉलम का लूप, तो बी को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मैट्रिक्स चलेगी। प्रोग्राम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसके अंदर ए का ट्रांसपोज होके स्टोर होगा। आई और जे लूप के लिए, एम और एन हमारा ऑर्डर के लिए। सबसे पहले हमने ऑर्डर को एंटर किया, ठीक है। फिर हमने हमारे एलिमेंट बताए मैट्रिक्स के, एलिमेंट के मैट्रिक्स के लिए हमने फॉर लूप लगाए, स्कैनफ करा ताकि उसको एंटर करवा दें। फिर से हमने लूप लगाए ताकि हम उसको इंटरचेंज कर सकें, इंटरचेंज करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए मुझे रो को प्रिंट करवाना है, मुझे कॉलम को भी प्रिंट करवाना है, तो रो और कॉलम के लिए दोनों के लिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया और उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, कि अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, दो मैट्रिक्स लोगे, दोनों को प्रोडक्ट करोगे और थर्ड के अंदर उसको स्टोर करवा दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका वही रहेगा सब में से, कि पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना पड़ेगा हमें, फिर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, फिर उसके वैल्यूज़ को एंटर करवाओ, ए के लिए लूप अलग लगाओ, बी के लिए लूप अलग लगाओ, एंटर हो गई। फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, प्रोडक्ट हम किसी सी के अंदर एंटर करवा लेंगे और फिर सी को प्रिंट करवा लेंगे। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इन दोनों की प्रोडक्ट करवाएंगे। सबसे पहले एंटर करेंगे ऑर्डर को, एम क्रॉस एन का ऑर्डर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये पेज डबल था, यस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी प्रोडक्ट का लगाएंगे कि इनिशियलाइज करवाएंगे ए और बी को, फिर सी के अंदर दोनों का प्रोडक्ट डाल देंगे। तो सेम प्रोग्राम चलने वाले हैं इसके। तो ये था आपका एरे का टॉपिक। आई होप आपको इसके प्रोग्राम्स वगैरह समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है।